Okay, so we are live now. हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड प्लेजेंट गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है वाईफाई 2.0 पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और मैं हूं आपकी साइंस मेंटोर नेहा उष्टवाल। तो रोज़ शाम को जैसे 5 बजे हम लोग डेली कनेक्ट होते हैं, तो इस फेस्टिव सीजन में भी हम लोग आज फिर से कनेक्ट हो चुके हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी लोगों को आज के इस ओकेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आई विश कि जो लक्ष्मी माता हैं आप लोगों पे बहुत ज़्यादा मेहरबान रहे और आप सब लोग बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस एंड हैप्पी रहें। सो वेल, बात कर लेते हैं आज के सेशन के बारे में। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को जैसे शेड्यूल बताती आई हूँ, तो यहाँ पर वही चीज़ मैं आपको फिर से बताने वाली हूँ। अन अकेडमी के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अन अकेडमी पर भी मेरे बहुत सारे सेशंस हैं जिन्हें आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। तो सेशंस कुछ इस प्रकार आपको मिलेंगे। जो पहला सेशन आपको मिलेगा, ये पहला सेशन आपको मिलेगा सुबह 7 बजे। 7 बजे का सेशन है और ये सेशन रखा गया है रेलवे के बच्चों के लिए। तो आपको पता है कि रेलवे का एग्ज़ाम है दिसंबर में। अब भले ही आपका सीज़न फेस्टिव है, लेकिन क्लासेस हम बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चे की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दिवाली हर साल आती है, वैसे फेस्टिवल आपके हर साल आते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल से आपका आया है। डेट इसकी अनाउंस हो चुकी है, तो ऐसे में इसको हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। और अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके अगले साल की दिवाली और अच्छे से रहेगी। इसी के साथ आपका 4 बजे का सेशन है। जो बच्चे पीसीएस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस सेशन को आपका यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। ये दोनों सेशन बिल्कुल फ्री हैं। इसके अलावा आपका सेशन है 2:30 का, ये प्लस का सेशन है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। इसी के साथ आपका रोज का शाम का 5 बजे का यूट्यूब सेशन, जो आपका वाईफाई 2.0 पर होता है, तो डोंट फॉरगेट, ठीक है? रोज आप लोगों ने आना है और क्लास अटेंड करनी है। सो सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं? ओके, चलिए, सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं तो सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से वेरी वार्म एंड प्लेजेंट गुड इवनिंग गाइस। बच्चा सब लोग एक बार शेयर कर दो सेशन को, ठीक है? ओके दोस्तों, सब्सक्रिप्शन के लिए आपको मैं जैसे हमेशा बताती आई थी कि भाई प्राइसेस हाइक होने वाले हैं, आपको पहले ही कर लेना था, बट कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास चांसेस है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अकेडमी का। अभी भी आप लोगों ने ऐप इंस्टॉल करनी है, फटाफट से इंस्टॉल करना। आपके बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे होंगे फेस्टिव सीजन के। आप इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ पर अपना कोई भी जोन सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जहाँ पर भी पढ़ाई करनी है। जैसे आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। रेलवे के साथ साथ अगर यहाँ पर आप कोई और एग्ज़ाम करना चाहते हैं तैयारी में, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, ठीक है? सब्सक्रिप्शन के लिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपनी चूज़ कर सकते हैं टीम को अपने मन से। आपका जहाँ पर भी जिस भी एजुकेटर से पढ़ने का मन है, आपका पास पूरा फ्रीडम है। तो प्लान होंगे, आप कोई भी प्लान ले सकते हैं अपने मन से। बस ध्यान रखना, प्लान लगाते समय आपसे वो एक कोड मांगेगा, रेफरल कोड। अगर आपके पास होगा तो आपको मिलेगा डिस्काउंट। तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, कोड है YT नेहा। फाइन, चलिए फिर आप पेमेंट के लिए प्रोसीड कर देना और आगे तो सिंपल स्टेप है। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं, तो इतना तो आपको पता ही है। बाकी ध्यान रखना जो मैंने आपको बात बोली है, ठीक है? तो आज, अच्छा थोड़ा सा ये गलत हो गया, आज 10 नवंबर नहीं है, आज आपका 13 तारीख है। तो 13 नवंबर थर्सडे का दिन है और आज हम मॉक टेस्ट 13 की बजाय, सॉरी नंबर आपका चेंज नहीं हो पाया, आज हमारा मॉक टेस्ट 16 है। कौन सा है? आज अपन का मॉक टेस्ट 16 है। तो कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो सभी बच्चे जितने कनेक्ट हो गए, जितने लोगों को मैं देख रही हूँ ऑनलाइन अभी, सभी लोग यहाँ पर आंसर का पूरा ट्राई करना देने के लिए। सही आंसर क्या होगा ज़रूर ट्राई करना, ठीक है? पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आती हूँ स्क्रीन पर और देखते हैं क्या पूछता है आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों से। आइए, पूछा गया है न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। न्यूट्रॉन की जो खोज है ये कब की गई थी, ठीक है? सॉरी, पूछा गया है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, जिनका पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। थॉमसन, जिनका पूरा नाम है JJ थॉमसन। चैडविक, चैडविक का पूरा नाम है जेम्स चैडविक। एंड न्यूटन, जो हमारे सर हैं आइजैक न्यूटन। तो हु वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, ठीक है? सभी लोग ट्राई करेंगे ऑप्शन नंबर A, B, C या D। क्या आपका सही आंसर रहेगा? A, B, C या D में से आपको क्या लगता है? ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिए। बिल्कुल, चलिए
काफ़ी सारे आंसर्स आ गए, तो बिल्कुल बच्चा आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, चैडविक, है ना। न्यूट्रॉन जो कि एक आवेशहीन एक आपका पार्ट होता है किसी भी एटम का। एटम जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जिनमें से इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन भाई ये जो न्यूट्रॉन है ये किसी चार्ज के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये आवेश रहित रहने वाला है। तो सिंबल आप याद रखिएगा एंड नाम इनका पूरा याद रखिएगा, जेम्स चैडविक। फाइन, चलो एक और क्वेश्चन देखो। विच एलिमेंट इज फाउंड इन द हाइएस्ट अमाउंट इन द यूनिवर्स? हमारे पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन? ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में परसेंटेज पूछी है हमारे पूरे यूनिवर्स में मिलने वाली। सब लोग ट्राई करेंगे, आप लोगों के कमेंट्स में लगातार देख रही हूँ, आप मुझे कमेंट करते रहो, ठीक है, क्योंकि आज जो सेशन है वो थोड़ा सा रश में हो रहा है, इस वजह से सबके नाम अनाउंसमेंट नहीं कर पा रही हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं सबको चेकआउट जरूर कर रही हूँ कि कौन कौन मुझे आंसर कर रहा है। और कुछ लोग लगातार आंसर्स कर रहे हैं, वेरी गुड। विच एलिमेंट इज फाउंड इन द हाइएस्ट अमाउंट इन द यूनिवर्स? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है? कोई आइडिया किसी को? ओके, हाँ चलो बढ़िया। देखो आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हाइड्रोजन के बारे में बात करें ना अपन, तो मैं आपको कुछ एलिमेंट बता रही हूँ। अगर मैं यूनिवर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन करती हूँ या फिर पेपर में आपका यूनिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले नंबर पे सबसे अबंडेंट जो मिलता है वो आपका मिलता है हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में, इससे अधिक नहीं मिलेगा कुछ भी। सेकेंड जो है हाइड्रोजन के साथ साथ, ये आप लोगों ने याद रखना है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर गैस होती है हीलियम, ये दूसरे नंबर पर मिलने वाला आपका रहेगा, ठीक है। वैसे तो ये गैस है, तो और ये आपका एलिमेंट है। तो एक बच्चा ध्यान रखना बात, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपसे एलिमेंट पूछा है या फिर आपसे गैस पूछा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। वेल हीलियम हो गया। थर्ड नंबर पे आप याद रखिएगा ऑक्सीजन, ठीक है, इसके बाद में आपका कार्बन, फिर आपका नियॉन, नाइट्रोजन, अच्छा सॉरी आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ पे नियॉन, सिक्स्थ पे आपका यहाँ पर रहेगा नाइट्रोजन, और फिर आपका मैग्नीशियम, और फिर आपके लगातार कुछ अनइम्पॉर्टेंट से होंगे, बट शुरू के बाकी 5 शुरू के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन और नियॉन, ये ज़्यादा याद रखिएगा, ये ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। और ध्यान रखना है गैस पूछिए तो गैस आपकी हीलियम रहेगी, बाकी एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी? रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल है ये किसने दिया था? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी? न्यूटन ने दिया है, पास्कल ने दिया है, आइंस्टीन ने दिया है या आर्किमिडीज ने दिया है? ऑलरेडी काफ़ी सारे आंसर्स आ रहे हैं। देखिए मैं आपको 1 बाय 1 सबके बारे में बताती हूँ, चलती हूँ। वैसे जो राइट आंसर है, तो रिलेटिविटी आप लोगों को याद होगा, E इज इक्वल्स टू mc², है ना भाई, बहुत ही कॉमन सा फिनोमेना है। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? आइंस्टीन, है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा आइंस्टीन। इसके अलावा पास्कल क्यों फेमस है? पास्कल ने ना प्रेशर के ऊपर काफ़ी सारी थ्योरी दी है, दाब के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या आपका अदर प्रेशर, ठीक है। आर्किमिडीज का नाम हमेशा फ्लोटेशन एंड बेयोंसी को लेकर आपका रहता है, ठीक है, यानी कि प्लवन और उत्प्लवन के लिए आर्किमिडीज को याद रखा जाता है। तो जब कभी भी पानी के बारे में बात हो, पानी के अंदर तैरना, पानी के अंदर चीज़ों का डूबना, पानी के अंदर चीज़ों का तैरना, पानी के अंदर कुछ भी आपका ऐसा बॉडी जा रही है, तो हमेशा आर्किमिडीज आप लोगों ने याद रखना है ऑलवेज, ठीक है।
तो अच्छा क्वेश्चन था। एक और देखिए, हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग। तो अब तो ये बहुत ईजी हो गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी मैंने इसके बारे में आपसे बात करी है। हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग। तो तैरने का जो सिद्धांत है, कितने सिद्धांत हैं तैरने के? बेसिकली 3 आपके लॉ हैं जो बेसिक से लॉ दिए गए हैं फ्लोटेशन के लिए, कि भाई 3 पॉइंट हैं, इन पॉइंट को अगर कोई भी बॉडी फुलफिल करती है तो वो आपका सिर्फ पानी के अंदर नहीं, किसी भी द्रव के अंदर तैर सकती है। लेकिन पानी सबसे ज़्यादा हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि उसकी डेंसिटी एक बड़ी स्टैंडर्ड वैल्यू में रहती है ना। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और देखो काफ़ी लोगों की तरफ से आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, लॉ जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो बिल्कुल कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज। इसे आप मार्क कर लें। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोइत्र। अभी देखो गोइत्र यानी कि अभी बीमारी का नाम आ गया, आप इसको गोइत्र लिखते हो तो बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका आ गया। तो मिक्सअप पूरी सीरीज आपको मिलने वाली है, और आने वाले समय में मैं आपको इसी तरीके से बहुत सारे मिक्सअप क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। सो डोंट फॉरगेट दिस सेशन, है ना। सेशन को बिल्कुल मिस मत करना। भले ही हम लोग सेशन 1 घंटे का पढ़ें, 2 घंटे का पढ़ें, 30 मिनट्स का पढ़ें, लेकिन बच्चा काम बहुत आएगा सेशन, है ना। और फेस्टिव सीजन्स हैं तो थोड़ा बहुत रिवीजन चलते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ब्रेक लग जाए या फिर आप लोगों का जो हैबिट है वो बंद हो जाए। तो इसलिए क्लासेस रखी गई हैं कॉन्टिन्यू बेसिस पे। आप बस इसको आराम से पढ़ते रहो, रिकॉल करते रहो, है ना। कुछ लोगों को परेशानी होती है कि भाई क्लासेस अभी भी रख दी गई हैं, एंजॉय कैसे करें। तो पूरे दिन में जस्ट 30 मिनट्स और 1 घंटे की बात है, इतना ही क्लास आपका होगा, इससे ज़्यादा क्लास नहीं लूँगी मैं। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मस्त तरीके से पूरा दिन में बस आपको 5 बजे खुद को थोड़ा सा फ्री रखना है, क्लास अटेंड करो और दैट्स इट, है ना। रिवाइज कर लो बाद में बस, फिर और कुछ नहीं करना। तो यहाँ बोला गया है गोइत्र या थोरोइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है। अब ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि मिलती कहाँ है? तो ये ग्रंथि मिलती है हमारे नेक के पोर्शन पे। तो ये जो अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, वृद्धि क्यों हो रही है ना। आयोडीन की कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से, कैल्शियम या पोटेशियम। करिए ट्राई, बताओ ABCD क्या आंसर सही रहेगा। सभी लोग ट्राई करो। ओके चलो, ओके चलो आंसर देख लें एक बार। इसका सही आंसर क्या रहेगा? देखो आपका जो आंसर रहेगा, वैसे तो सबको पता चल गया है ना। कुछ लोगों को नई जानकारी है, तो आयोडीन आप मार्क करिएगा। आयोडीन किस में मिलता है सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में? तो टाटा नमक में, NaCl की फॉर्म में। इसलिए आयोडीन वाला नमक आपको यूज़ करना चाहिए कि कम से कम, और कुछ नहीं तो कम से कम डेली बेस पे ऐसा कुछ हमारे डाइट में रहना चाहिए जिसमें आयोडीन हमें लगातार मिलता रहे। क्योंकि अगर बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है ना, तब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारी थायराइड ग्रंथि को लेकर। ये एक्सेस रूप से आपकी ग्रो कर जाती है, और इसी की ग्रोथ की वजह से, इसी के एक्सेस ग्रोथ की वजह से गोइत्र की प्रॉब्लम हो जाती है। फाइन। आयोडीन की कमी अगर किसी बच्चे में हो जाती है तो उसको तो ये प्रॉब्लम है, किसी बड़े को हो जाती है तो उसमें ये प्रॉब्लम है ना। और अगर किसी ऐसी मदर को हो जाती है जिनके वॉम में बच्चा है ना, बेबी बन रहा है, तो बच्चा ऐसे में उस आयोडीन की कमी की मात्रा से बच्चे की ग्रोथ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चा ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाता, हाथ पैर छोटे रह जाते हैं, शरीर छोटा रह जाता है। तो इसलिए मदर्स को आयोडीन की गोलियां दी जाती हैं अलग से। तो आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी, और ट्रिमेंडस काम करता है, बहुत सारे काम करता है, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है बॉडी के अंदर। हमारी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल और बैलेंस करने का काम भी यही ग्रंथि करती है। तो ग्रंथि को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखो, साइटोलॉजी क्या कहलाता है? बैक्टीरिया का अध्ययन है, फसलों का अध्ययन है, कोशिका का अध्ययन है, या जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी का अध्ययन है? बताइए, ऑप्शंस बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और मैं आप लोगों को सारे ऑप्शंस यहाँ पर क्लियर कराऊंगी।
ठीक है, सारे ऑप्शंस अपन लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे वन बाय वन। चलो, आंसर्स आप लोगों के बहुत सारे आ गए। आपका आंसर रहेगा स्टडी ऑफ सेल। तो अगर कोशिकाओं का अध्ययन कहीं पर किया जाता है तो ये साइंस का फील्ड जहां पर कोशिका का अध्ययन हो रहा है ये कहलाएगा आपका साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। अगर कहीं पर टिश्यू के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तब क्या आंसर करोगे? टिश्यू बोले तो उत्तक। ठीक है, तो बच्चा आप लोग जाएंगे हिस्टोलॉजी के साथ में, हिस्टोलॉजी, समझ रहे हो? तब आप ये मार्क कर देना। इसके अलावा ये तो आंसर हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए, बी और डी भी देख लेते हैं एक बार। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहलाता है? तो बहुत ही सिंपल है, बैक्टीरिया की स्टडी है ना, तो आप यहाँ पर लिख देंगे बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरिया में लॉजी लगाना है। अगर आपका अध्ययन हो रहा है फसलों का, फसल डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स कैसे कैसे ग्रो करती हैं, कहाँ कहाँ ग्रो करती हैं, तो बच्चा आपका ये कहलाएगा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी कितने लोगों को ये पता था, है ना? एग्रोनॉमी कहलाएगा। इसके अलावा अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है डेमोग्राफी के बारे में कि भाई हम लोग जनसांख्यिकी के तौर पे किस फील्ड के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ये भी बहुत सिंपल है, याद रखना। डेमोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे डेमोग्राफिक्स। क्योंकि ग्राफिक्स क्यों लिखा है मैंने? ग्राफी, ग्राफ, चार्ट, डेटा एनालिसिस, इसके बारे में बात होगी। ठीक है, जन की कितनी संख्या है, जन बोले तो जन पता क्या होता है? तो ये महाराष्ट्र के लोगों को पता होगा। वहाँ के ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र के लोग ज़्यादातर लोग नहीं कहते हैं, जन कहते हैं कि भाई एक जन थे, दो जन थे, इस तरीके से करके। तो जन की संख्या यानी कि लोगों की संख्या, अगर इस चीज़ का अध्ययन किया जा रहा है तो ये डेमोग्राफिक्स कहलाएगा। तो एक बार और रिवाइज कर लें। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, फसलों का अध्ययन एग्रोनॉमी एंड जनसांख्यिकी का अध्ययन आपका डेमोग्राफिक्स। तो इंग्लिश में बहुत इजी है याद करना, ठीक है ना? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। द डिसीज एथलीट फुट इज कॉज्ड बाय। आप लोगों ने बीमारी सुनी है एथलीट फुट? सुनी है? देन वेल गुड। और नहीं सुनी है तो अब याद रखिएगा कि ये बीमारी किसके कारण से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है, फंजाई की वजह से होती है, प्रोटोजोआ है, या फिर आपका वायरस है? ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एथलीट फुट, हाँ जी, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। ओके गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, एथलीट फुट किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा हो कैसा है तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ ये बीमारी कैसे होती है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के जो पैर होते हैं ना, तो बच्चा जैसे कि ये आपका पूरा पैर हो गया, थोड़ा सा अजीब बन गया, लेकिन ध्यान रखना अगर जैसे पैर है तो फिंगर्स के बीच में आपके दिक्कत होने लगे, कट वगैरह हो जाए, ठीक है, आपकी स्किन कट हो जाए, रैशेस हो जाए, वाइट होने लगे, स्किन की लेयर्स निकलने लगे, ये सब एथलीट फुट है। तो ये ज़्यादा पानी में रहने की वजह से भी हो जाती है। और पैर अगर गंदे पानी में रहते हैं, ज़्यादा सोप वगैरह यूज़ हो रहा है, ज़्यादा उस पर एसिडिक कुछ चीज़ लग रही है, तो इस वजह से आपका ये बीमारी हो सकती है। ये बीमारी करने वाला फैक्टर ना फंजाई है। कौन सा फंजाई, कौन सा कवक हो सकता है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जैसे कि रिंग वॉर्म हो गया या फिर जोक लीच वगैरह है, इसकी वजह से भी हो जाती है। तो आप लोगों ने अगर गरम नहीं, गीले सॉक्स पहन लिए ज़्यादा देर तक, गीले कुछ कपड़े पहन लिए पैरों की तरफ, ठीक है, तो ये हो सकता है। अदरवाइज नमी, बरसात के मौसम में ये बहुत देखने को मिलता है काफ़ी लोगों के पैरों में, तो ये कहलाता है एथलीट फुट। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है ना, अगर आप उसको ज़्यादा ह्यूमिड रखोगे, क्या रखोगे, ज़्यादा ह्यूमिड रखोगे, ज़्यादा नमी दोगे, तो ये उस फंजाई को ना मौका देगा और ज़्यादा बढ़ने के लिए, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्लड इज ए, ब्लड क्या है? कोई कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, बोथ है या नन है? तो ब्लड, बच्चा ब्लड एक ऐसी चीज़ है हमारी बॉडी में
जो एक नहीं, एक से ज़्यादा बहुत सारे काम करता है। वो काम कौन कौन से हैं? देखो, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, है ना। आप पहले चलो आंसर बताओ मुझे, तब मैं आपको यहाँ पर क्लियर करती हूँ, ठीक है। पहले आप लोगों को टाइम भी तो देना है, टाइम लो दो। हाँ, ठीक है, आंसर बताते रहिए सब लोग मुझे। चलिए, बहुत टाइम लिया आप लोगों ने और काफ़ी लोगों ने आंसर्स कर दिए। कनेक्टिव टिश्यू, बात बिल्कुल सही है, कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, संयोजी ऊतक कहलाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ब्लड ना खाने से मिलने वाले जितने भी मिनरल्स हैं उनको अपने साथ में कनेक्ट करता है और सब बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कराता है। इसका काम बेसिकली है ट्रांसपोर्ट कराने का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि कोई भी चीज़ कहीं पर बनती है तो उसको वहाँ से उठा के सब जगह लेकर जाने का। मिनरल्स हैं, विटामिन को उठाकर ले जाता है अपने साथ में, एंड इसके साथ शुगर को भी लेकर जाता है सब जगह, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट O2 और CO2 को अपने साथ में अटैच करके कैरी करता है। ये जब ऑक्सीजन चाहिए सारे बॉडी पार्ट्स में और CO2 को बाहर निकालना, ये सारे काम है। आपका ऑप्शन रहेगा ए। ये देखो, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन। ये बताओ, ये क्या पता है आप लोगों को कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है? आपका टाइम शुरू होता है, आप ट्राई करो। आपको 30 सेकंड से पहले पहले आंसर देने का ट्राई करना है, ठीक है। विटामिन ए शरीर में कहाँ पर स्टोर होता है? लीवर में, स्किन में, लंग्स में या किडनी में? करिए ट्राई। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? अच्छा, विटामिन ए जब बात कर रहे हैं तो इसका केमिकल नेम भी तो पता होना चाहिए। तो इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या होगा? रेटिनॉल, ठीक है। अब ये कहाँ पर आपका इकट्ठा हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये इकट्ठा होगा लीवर में, लीवर, ठीक है। लीवर इज द राइट आंसर। लीवर एक ऐसी जगह है जो कि लगभग 1.5 kg का ऑर्गन है हमारी बॉडी में। लगभग 1.5 किलोग्राम का ऑर्गन हम लेकर घूमते हैं। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, किसी किसी की बॉडी में 1.2 के आसपास का भी हो सकता है, स्पेशली फीमेल्स में। फीमेल की बॉडी में ऑर्गन थोड़े से मेल की बॉडी से छोटे होते हैं, ठीक है, थोड़े से कम वजन के होंगे। एंड ये आपकी सबसे बड़ी ग्लैंड कहलाती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है लीवर, जो 1.5 kg का होता है और विटामिन ए को अपने अंदर संग्रहित करके रखता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? तो विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, विकास का सिद्धांत, इवोल्यूशन, किसके द्वारा दिया गया है? स्पेंसर के द्वारा, डार्विन के द्वारा, वालेस के द्वारा या हक्सले के द्वारा? बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए ऑप्शंस में, ट्राई करो, ए, बी, सी और डी। अच्छा, नाम तो बड़े अच्छे अच्छे से, लेकिन सही आंसर जो है वो बहुत जाना पहचाना है। इवोल्यूशन की थियरी किसके द्वारा दी गई है भाई? किसने बोला था कि इवोल्यूशन होता है ना, विकास होता है। टाइम के साथ साथ बॉडी में अलग अलग तरह का विकास होता है और ज़रूरत के हिसाब से होता है ना। जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बॉडी वैसा ग्रो करती है। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? चलो, बहुत सही, आपका आंसर रहेगा डार्विन। तो पूरा डार्विन का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। इनका नाम बहुत बढ़िया है ना, चार्ल्स डार्विन। और डार्विन ने जो थ्योरी दी है ना, इस थ्योरी को डार्विनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चा डार्विनवाद, ठीक। तो ये आपको याद रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, फ्लावरलेस प्लांट्स आर टर्म्ड एज। ऐसे प्लांट जिनमें पुष्प नहीं होते हैं, जो पुष्प रहित पौधे होते हैं, क्या कहलाते हैं? फेनोरोगैम्स, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट या क्रिप्टोगैम्स? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो। बॉटनी से आपका पूछा गया है क्वेश्चन, बताओ मुझे सही आंसर क्या होगा। फ्लावरलेस प्लांट क्या कहलाते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो, एक बार ट्राई करके देखो। गलत आता सही आता कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई करके देखो, है ना। ट्राई ज़रूर करो, क्या आंसर हो सकता है। सही आंसर मैं आपको बताऊंगी, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आपका अप्रोच कैसा है।
ओके, देखो जितने भी आपके प्लांट हैं जो आपके फूल नहीं लेकर आते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं ना, स्पेशली कैसे प्लांट होते हैं, ये इन्हें आप इंडोर प्लांट्स कहते हैं, जो शेड में रखे जाते हैं, घर के अंदर हम रखते हैं डेकोरेशन के पर्पज से, क्योंकि ये तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, है ना, ब्यूटीफुल होंगे और बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव पर्पज से यूज़ किए जाएंगे। इनके ऊपर फ्लावर नहीं आते एंड इनको ज़्यादा रोशनी की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये कम लाइट में भी आपका अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम्स आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, इसको याद रखिएगा। बाकी सभी के अंदर आपके फ्लावर जो हैं वो आपके आ जाएंगे, लेकिन क्रिप्टोगैम्स में नहीं आएंगे। ठीक, चलिए वन मोर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रेसिस्टिविटी। तो पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऐसा यहाँ पर सही आंसर है जिसमें सबसे अधिक रेसिस्टिविटी पाई जाती है। रेसिस्टिविटी बोले तो प्रतिरोधकता। ठीक है, पहले तो आप प्रतिरोधकता को समझो, ये होता क्या है। तो अगर मैं किसी भी सर्किट के बारे में बात करती हूँ, एनी सर्किट, कोई भी सर्किट है, छोटा बड़ा जैसा भी है, अगर इसके अंदर करंट फ्लो होती है तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कहते हैं, तभी उसके अंदर करंट आएगा, है ना, वो कुछ पावर कंज्यूम करेगी। बच्चा अगर ये जो बहने वाली करंट है, धारा है, इसको हम कम कर दें, रोक दें, है ना, तो किस प्रकार से हम इसे कम कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं, प्रतिरोध लगाकर, मतलब रेसिस्टेंस लगाकर हम इसे रोक सकते हैं। समझ रहे हो? तो जब रोक देंगे ना तो कम धारा बहेगी, और कम धारा बहेगी सर्किट में तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी कम जनरेट होगी। तो क्या आप यूज करने वाले हो जिसमें सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी होती है? समझ गए? तो कार्बन है, कॉन्स्टेंटन है, नाइक्रोम है या टंगस्टन है? बताइए, ट्राई करिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी। Which of the following has the highest resistivity? कार्बन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम या टंगस्टन? बहुत सही। चलो, बहुत सारे आंसर्स आए मेरे पास। हम रेसिस्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, रेसिस्टिविटी को हम लोग किस यूनिट से नापते हैं, तो याद रखिएगा ओम मीटर। ओम मीटर, ये इसका यूनिट रहेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, अब सबसे अधिक है किसकी? कार्बन की है, कॉन्स्टेंटन की है, नाइक्रोम की है या टंगस्टन की है? ठीक है, तो बच्चा आपका यहाँ आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन आपका सबसे अधिक फिलहाल इसके अंदर रखेगा। अदरवाइज ना जर्मेनियम भी होता है। क्या होता है? जर्मेनियम भी होता है जिसकी हाई रेसिस्टिविटी होती है, बट यहाँ जर्मेनियम है नहीं, तो आप टंगस्टन लगा सकते हो, सही आंसर। ठीक है, टंगस्टन आपका रहेगा यहाँ पर आंसर। एक बार देख लेते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर्स मुझे और भी बताए हैं। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक बार वापस से देखें। देखो देखो, ओके, वैसे देखो कार्बन के साथ तो ऐसा, कार्बन की वैरायटी बहुत मिलती है बच्चा, कार्बन की बहुत वैरायटी मिलती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। देखो, टंगस्टन नहीं होगा, फिर आपसे हाई पूछा है ना, तो टंगस्टन तो सबसे कम है, सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा जो आपका होगा ये आपका रहेगा नाइक्रोम। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आप नाइक्रोम लगा लेना। फिर आपका कार्बन रह सकता है, क्योंकि कार्बन की वैरायटी बहुत मिलती है। फिर आप कॉन्स्टेंटन और फिर आप टंगस्टन के साथ में जाएंगे, तो पहला आंसर आपका रहेगा नाइक्रोम। तो आप टंगस्टन कर दें, नाइक्रोम लगाएं। नाइक्रोम सबसे अधिक आपका रहेगा रेसिस्टिविटी में। ठीक है, ये देखो, एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 37 to 54 बिलोंग्स टू विच पीरियड? तो अभी पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है, द सोल ऑफ केमिस्ट्री, कि जो तत्व होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर 37 से 54 जाने वाला है, ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं? 4th, 5th, 6th या 7th? करो ट्राई, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी।
चलो, आपका आंसर यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ। ये फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करने वाले एलिमेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। अगला देखिए, द एलिमेंट प्रेजेंट आएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंट इन 12th ग्रुप एंड 5th पीरियड। एक ऐसा एलिमेंट जो 12वें ग्रुप में आता है, मतलब 12वें समूह में आता है, और 5वें पीरियड में आता है। किससे बिलोंग, मतलब कौन सा होगा, सीजियम, कैडमियम, कैल्शियम या क्रॉन्शियम? बताओ, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। बढ़िया आंसर आ रहा है आप लोगों की तरफ से, आज मजा आ रहा है आप लोगों के आंसर्स देखकर। लगातार कमेंट्स में आ रहे हैं मुझे, कमेंट्स आ रहे कमेंट बॉक्स में, है ना। तो एलिमेंट इन 12th ग्रुप एंड 5th पीरियड। बच्चा देखो, आपका जो आंसर रहेगा, ओके, चलो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। चलो ठीक है, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम। कैडमियम इज द राइट आंसर। फाइन, तो सब लोगों को याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। पूछा क्या गया था, 12वां ग्रुप और आपका 5वां पीरियड, तो आपका आंसर रहेगा कैडमियम, ठीक है। अब अगर किसी को याद ना हो तो मैं उसको एक चीज और बताना चाहूंगी कि कैडमियम जो आपका एटॉमिक नंबर लेकर आएगा कितना होगा, तो याद रखना 48 लेकर आएगा। कितना, 48, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, 11वें ग्रुप और 4th पीरियड में आने वाला एलिमेंट, 11वां ग्रुप है और 4th पीरियड है, ये बताओ, क्रोमियम, कैल्शियम, कॉपर या सीजियम? फिर से आपके पास आंसर है, क्या होगा, ट्राई करो। 11वां समूह है और 4था पीरियड है, और जहां तक मुझे याद आ पा रहा है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन का आंसर करना, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि जो 11वां ग्रुप है ना, जो 11th ग्रुप है, इस ग्रुप का पहला एलिमेंट ही कॉपर है, और कॉपर के बाद आपका सिल्वर है, आपका गोल्ड है, ठीक है, आरजी है। तो ये ऐसा ग्रुप है जिसे हम लोग कॉइन ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये कॉइन मेटल्स कहलाते हैं, इसके ज़्यादातर कॉइन्स बनते हैं ना, कॉपर के, सिल्वर के, गोल्ड के, तो ये कॉइन मेटल्स कहलाते हैं। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर, ठीक है। एंड अच्छा, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। फाइन, तो अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर एक बार अपना जाकर पीरियोडिक टेबल रिवाइज करना। अदरवाइज मैं क्लासेस ले ही रही हूँ अनअकैडमी पर, आप वहाँ भी देख सकते हो। तो बच्चा अनअकैडमी पर अगर आप मेरी क्लास अटेंड करना चाहते हो तो अनअकैडमी के आपको इंस्टॉल कर लेना, मेरा प्रोफाइल सर्च करना नेहा मैम के नाम से, और फ्री लाइव क्लासेस जितने भी हैं उन्हें अटेंड कर लेना। अगर आप कोई प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लस कोर्स के लिए आप ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं, YT नेहा, ठीक है, YT नेहा कोड आप यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। तो इसी के साथ आपका जो आज का सेशन है उसे आप लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे मेरे साथ में, ठीक है। एंड एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आज के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत अच्छे कराए हैं, तो एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना उन्हें मज़े से। कोई दिक्कत होगी तो पूछेंगे अपन लोग, है ना, बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ मैं सेशन। सेशन के लिए एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं सेशन 7 बजे वाला, बिल्कुल फ्री है, 4 बजे वाला शाम को बिल्कुल फ्री है, 2:30 वाला जो कि एक प्लस कोर्स का सेशन, आप इसे भी अटेंड कर सकते हैं। तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान कोई नहीं है किसी प्रकार का, राइट। एंड इसके अलावा ध्यान रखना, 5 बजे फिर मैं आपको मिलने वाली हूँ वापस से कल, ठीक है। तो कल अपन लोग फिर से मिलेंगे वाईफाई 2.0 पर नए सेशन को लेकर, और तब तक आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों ने कुछ नया सीखा है मेरे साथ में, तो ज़रूर वीडियो को जाने से पहले लाइक कर देना, तो मुझे फीडबैक मिलेगा। अपने सब दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, अपने सीनियर जूनियर सभी के साथ में, ठीक है। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर देना नए कैंडिडेट जो भी नए थे, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। अपन अब कल मिलते हैं अगेन, आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा विशेष इस फेस्टिवल की। तो कल मिलते हैं अपन लोग बच्चा, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव फन, बाय बाय।